कहानी की शुरुआत में हमें फीमेल दिखाई जाती है जो अपना नाम चेंज करवा रही थी। उसे एक नया आईडी कार्ड चाहिए था। वो अपना नाम जियांग यांग से शू यांग करवा रही थी। उसे नया आईडी कार्ड मिल भी जाता है। वो सोचती है, मैं हमेशा लिखा करती थी मेरे मॉम डैड बहुत ही अच्छे हैं और मैं उनकी बहुत ही प्यारी बेटी हूँ, पर रियल लाइफ में ऐसा कुछ नहीं था। मेरे मॉम डैड ने मुझे पहले ही छोड़ दिया था क्योंकि वो मुझे हार्ट में कोई बीमारी थी, पर मेरी दादी ने मुझे बड़ा किया। मॉम डैड का नाम छोड़ के मैं अपनी दादी का नाम यूज करूंगी। अब हमें कुछ सालों के बाद की कहानी दिखाई जाती है जहाँ लड़के वाले लड़की यानी कि शुयान को देखने आए हैं। दोनों फैमिली इकट्ठा होती हैं। शू का फादर कहते हैं, शू का मतलब होता है प्रॉमिस, यान का मतलब होता है ब्यूटी। हमने अपनी बेटी का नाम बहुत सोच समझ के रखा है। वही हमारा मेन हीरो शॉन हाउमिंग कहता है, मैं काफ़ी लकी हूँ जो मेरी शादी आपकी बेटी से हो रही है। पर शू के फादर बोलते हैं, हम ज़्यादा लकी हैं कि आप तो इतने अमीर हो। तभी हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पता चलता है ये शू के रियल मदर फादर नहीं है। ये उसने पैसे देकर उनको बुलवाया है और सब कुछ बताया है कि आपको कैसे क्या क्या उनके सामने बताना है। शाह का फादर शू के फादर से पूछता है, आप काम कहाँ करते हो? वो कहता है, मैं यूनिवर्सिटी में। लेकिन हीरो की माँ तो काफ़ी स्मार्ट होती है, उसे डाउट आ जाता है। वो पूछती है कि यूनिवर्सिटी के अंदर तो काफ़ी वेस्टर्न फूड मिलता है। शू ने तो सारी यूनिवर्सिटी उनको पहले घुमा रखी थी, इसलिए वो जवाब सही दे देते हैं, वहाँ पर तो नहीं मिलता है वेस्टर्न फूड। तो उसकी माँ सॉरी बोलती है कि मैं इतनी जगह घूमती हूँ, शायद मेरे को याद ना रहा हो। हीरो की माँ फिर से बोलती है कि मैं तो यूनिवर्सिटी में घूमती रहती हूँ, लेकिन मैंने कभी आपको देखा नहीं। तभी शू के नकली माँ बाप मुंडी घुमा के उसकी तरफ देखने लग पड़ते हैं। तभी शू बात को संभालती है और कहती है, ये तो रिसर्च में है। शू के नकली फादर हीरो के फादर को एक बुक गिफ्ट करते हैं, लेकिन उसमें कोई सिग्नेचर नहीं होते हैं। तभी हीरो की माँ फिर से एक दाव चलती है और कहती है, इस पे अपना ऑटोग्राफ दे दीजिए। हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ शू रियल राइटर से साइन करवा के लाती है, ये बोल के कि मेरे को ऑटोग्राफ चाहिए। वो ऑटोग्राफ अपने फेक फादर को देती है जो उसकी प्रैक्टिस करता है और उनके सामने ही साइन कर देता है। ये देख के उसकी माँ को लगता है कि तो रियल है। फिर हीरो कहता है कि चलो रेस्टोरेंट की तरफ चलते हैं। फिर इधर सब बात कर रहे होते हैं, पर दूसरी तरफ शू और उसकी होने वाली सांस दोनों एक साइड अब बात करने आ जाते हैं, जहाँ पर वो बोलती है, आपको खाना पसंद आया? शॉन की मदर कहती है हाँ, पर वो शू को सीधा ही बोल देती है, ये तुम्हारे नकली माँ बाप है ना? वो शू को कहती है, उनको तो ये भी नहीं पता है कि तुम अंडे नहीं खाती हो, वो तुम्हारे नकली माँ बाप है। अब जल्दी सच बता दो, सच्चाई क्या है? वो बोलती है, हाँ मैंने झूठ बोला है। शू कहती है, मैं अपनी ग्रैंड माँ के साथ बड़ी बड़ी हूँ और मेरे मोम डैड दोनों वर्क करते थे, इसलिए मैं ज़्यादा टाइम दादी के साथ स्पेंड करती थी। मुझे कभी अपने माता पिता का प्यार नहीं मिला, उनमें काफ़ी झगड़े होते थे। मैं सिर्फ आपको एक हैप्पी फैमिली दिखाना चाहती थी, प्लीज़ मुझे एक्सेप्ट कर लीजिए। और वो रोने लग पड़ती है। शॉन की मदर उसको दिलासा देती है कि कोई बात नहीं, ऐसा लाइफ में चलता रहता है। तभी शू को एक कॉल आता है जो कि एक एंकर का था। उसे पता चलता है उसका टेंट्रम थ्रो हो रहा है। वो बेचारी तो परेशान ही हो जाती है। तभी उसे एक आवाज आती है, वो पीछे मुड़ के देखती है तो स्माइल करती है। शू अपने नकली मदर फादर को होटल में ले जाती है और कहती है, आपको ज्यादा बाहर नहीं दिखना है और मैं सीधे शादी वाले दिन ही आना है और आपको आपके पैसे जल्दी मिल जाएंगे। फिर उसकी नकली मदर कहती है, हम तो अमीरों वाले कपड़े डाले इसलिए हम पहचान में आ रहे हैं, जब हम गरीबों वाले डालेंगे हम खुद को ही नहीं पहचानते हैं। वो ओके बोल के वहाँ से चली जाती है। इधर शू को बहुत बुरा लग रहा होता है क्योंकि उसने इतने सारे झूठ बोले हैं। हमें शू दिखाई जाती है जो एक शो में काम करती है। वहाँ पे वो प्लानर का काम करती है, जहाँ उसकी एक फ्रेंड भी होती है। वो उससे कहती है, सुनसु एक आई क्यों नहीं अभी तक? तभी वो आ जाती है और बोलती, तुमने मेरा नाम कैसे बुलाया? उसकी इंसल्ट करने लग पड़ती है। वहाँ पे कहती है कि मुझे पता है तुम एंकर बनना चाहती हो, पर तुम में इतनी काबिलियत है ही नहीं है। वो उसकी बहुत ज़्यादा इंसल्ट करती है। वो शू को कहती है, स्क्रिप्ट ढंग की लिखा करो, तुम इतनी घटिया लिखती हो। वो कहती है, मैं तो सही लिखती हूँ पर आपको ये पसंद नहीं आती है। वो शू को कहती है कि नेक्स्ट टाइम और भी अच्छी लिखना। नेक्स्ट सीन में हमें चैनल का डायरेक्टर दिखाया जाता है जो उसको कहता है कि हमारे चैनल को बहुत ही कम रेटिंग मिल रही है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो तुम्हें जॉब से निकाल दिया जाएगा। शू कहती है, मैं आर्ट म्यूजियम के डायरेक्टर को चैनल पे लेके आऊंगी। नेक्स्ट सीन में शू रात को काम कर रही होती है जहाँ शैन उसको बोलता है कि तुम अभी तक काम क्यों कर रही हो? वो बोलती है, नेक्स्ट एपिसोड में कोई गेस्ट ही डिसाइड नहीं हो रहा है।
हीरो उसे उसी का नंबर दिखाता है और कहता है तुम इसी को शो पे बुलाना चाहती थी, देखो मैंने इसके साथ तुम्हारी मीटिंग फिक्स कर दी है क्योंकि मैं इसे जानता हूँ। वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। यहाँ वो दोनों बहुत करीब आ जाते हैं और एक किस करते हैं। शान जैसे ही शू के शोल्डर को टच करता है वो पूछती तुम इससे प्यार करते हो ना, कितना करते हो? वो कहता है बहुत ज़्यादा। ये बोल के वो फिर से किस करना स्टार्ट कर देते हैं। हमें फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है 1 साल पुराना। ऑफिस में वो एक प्रोजेक्ट पर रिसर्च करती है जिसका नाम है आगवे हाउस। अगले सीन में वो आगवे हाउस पहुंचती है जो एक दुकान की तरह नहीं लग रहा था, वो एक आर्ट की तरह लग रहा था। तभी वो एक लड़का देखती है जो पौधों की अच्छी खासी देखभाल कर रहा था। शो उसे अपना परिचय देती है लेकिन उसे इग्नोर कर देता है। तभी इंटरव्यू के बारे में पूछती है, वो उसके लिए भी मना कर देता है। शो उसे बताती है कि उसके काम से वो कितनी प्रभावित है, उसकी कला को देख के वो क्या सोचती है। उसकी बातें सुन के वो कहता है ठीक है। शान उसे एक पौधा देता है जो बहुत कीमती और नाजुक था। वो कहता है इसको दूसरे गमले में लगा दो। वो सच में लगा देती है। उसको देखता है कि इसने कितने प्यार से लगाया है, उसकी केयर करी है। वो इससे प्रभावित हो जाता है। शान समझ जाता है लड़की सिर्फ अपना काम करने नहीं बल्कि उसको सच में पौधों से प्यार है। तभी वो इंटरव्यू के लिए मान जाता है। इंटरव्यू के बाद शू यान को एक जैम की बोतल देती है जो हूबहू वैसी थी जैसे उसकी नानी बनाया करती थी। जवाब में यान भी उसे एक तोहफा देता है जो पौधों की देखभाल करने वाली एक बहुत ही खास और कीमती कैंची थी। जब शू दुकान से बाहर निकल रही होती है तो गलती से उसकी टक्कर दुकान के कर्मचारी से हो जाती है। उस कर्मचारी के हाथ में एक कीमती पौधा गिरकर टूट जाता है। शू उसकी मदद करने के बजाय वहाँ कुछ पड़ा हुआ उठा लेती है। वो एक टूल होता है। नेक्स्ट सीन में शान शू से गंभीर होकर पूछता है कि तुमने वो कीमती कैंची चुराई है। उसने बताया जो टूल उस हादसे में गिरा था वो दुकान से गायब है और शक तुम पर ही है। अब सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है जहाँ पे शू की तबीयत ठीक नहीं थी। तभी वहाँ पर सुनसवई आ जाती है और उसको धमकाती है। वो कहती है आगवे हाउस के मालिक का इंटरव्यू अभी तक क्यों नहीं हुआ? अगर ये काम नहीं हुआ तो मैं तुम्हारी शिकायत कर दूंगी। अब वो शू बेचारी फंस जाती है। तभी शू का फोन बजता है। शान कहता है आज मैं इंटरव्यू देने के लिए फ्री हूँ। ये सुन के तो बेचारी खुशी हो जाती है। फिर वो वहाँ झूठ बोलती है कि हम आपके घर पहुँचने ही वाले हैं। शू एक बेहतर खूबसूरत महंगी ड्रेस डाल के और एक बड़ी सी कार में उसकी कंपनी में पहुंच जाती है जो जीडा ग्रुप का ऑफिस है जो शहर का सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है। वह एक विशाल बोर्ड रूम में वहाँ पार खड़ी होती है जहाँ अंदर एक मीटिंग चल रही है और जो शख्स मीटिंग कर रहा है वो कोई और नहीं शान है। उसके देख के तो होश ही उड़ जाते हैं, अरे ये यहाँ कैसे आ गया। मीटिंग खत्म होने के बाद वो जैसे शू को मिलने जाता है उस बेचारी को चक्कर आने शुरू हो जाते हैं। वो उसे संभालता है और सीधा हॉस्पिटल लेके जाता है। अगले दिन होश में आने के बाद शान उसे बताता है कि तुम्हें बहुत तेज बुखार हो गया था। डॉक्टरों ने कहा है तुम काम का बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रही हो, अब उसे आराम की ज़रूरत है। शू उसे काम पर वापस जाने के लिए कहती है लेकिन शान उसकी जिम्मेदारी लेते हुए कहता है कि उसने उसे वहाँ बुलाया था इसलिए अब उसको ख्याल रखने दे, उस पर भरोसा करे। अब सीन शिफ्ट होता है 1 साल आगे यानी कि प्रेजेंट में जहाँ हमें दिखाया जाता है शान, शू और उसकी मदर और उनकी सहेलियां होती हैं। शान अपने फादर से बात करने के लिए अंदर चला जाता है। तभी एक सहेली दूसरी की औरत की तरफ इशारा करके कहती है देखो इसके बाल कितने सूखे हैं, इसका मतलब ये अपने बालों का ध्यान नहीं रखती है। तभी सभी औरतें उसको कहती है अपने बालों का ख्याल रखा कर। उसको महंगे महंगे हेयर ट्रीटमेंट बताती है जो उसको नीचे दिखाने का एक तरीका था। शान की मदर शू से पूछती है कि तुम शनिवार को फ्री हो, तो वो मुंडी हिला के हाँ बोल देती है। वो उसे कहती है कि मैं तुम्हें जगह बता दूंगी तो हम अकेले में मिलेंगे। शू वहाँ से चली जाती है। सीन शिफ्ट होता है शू के ऑफिस में जहाँ वो अपने डायरेक्टर मिस्टर चो से मिलती है। डायरेक्टर पहले तो उसे बहुत सारी तारीफ करता है और कहता है उसने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, लेकिन उसे बताता है फैमिली फीस्ट शो की होस्ट बनने का उसका आवेदन खारिज हो गया है। ये बात सुन के उस बेचारी का तो दिल ही टूट जाता है। वो पूछती है ऐसा क्यों हुआ। उसने कहा इस शो के लिए तुमने 3 साल मेहनत की है, मैं जानता हूँ, लेकिन सबका मानना ये है कि अभी मैनेजमेंट ने मौजूदा होस्ट संसेई को ही रखने का फैसला किया है। शू सलोन जाती है, हेयर ट्रीटमेंट कराती है। उसके बाद वो आंटी यू द्वारा तय की गई रेस्टोरेंट में पहुंचती है। वहां पहुंचकर वो देखती है कि वो अकेली नहीं आई है, वो अपने दोस्त की बेटी लाई है। शान की मदर उस लड़की की बहुत तारीफ करती है कि देखो ये कितनी सक्सेसफुल है, ये कितनी सुंदर है।
शान की मदर शू को सीधा ही कहने लग पड़ती है कि तुम मेरे बेटे के लिए सही नहीं हो। वो कहती है कि शू की शिक्षा और नौकरी अच्छी है लेकिन उसका परिवार अच्छा नहीं है, हमें एक अच्छे परिवार वाली लड़की चाहिए। शान की मदर उसको तुरंत रिश्ता तोड़ने के लिए कहती है ताकि उसे शर्मिंदगी नहीं होनी पड़े। इस पर शू हिम्मत से जवाब देके कहती है कि उसके माता पिता विदेश में एक यूनिवर्सिटी में काम करते हैं और उन्होंने ही उसे हर हाल में शांत रहना सिखाया है। वो शू को गलत समझ रही है, वो उनके बेटे से बहुत प्यार करती है और वो उनको कभी नहीं छोड़ेगी। तो इस बात से वो थोड़ी इम्प्रेस हो जाती है। तभी शान की माँ उसके फादर से कहती है कि मेरे को ये फैमिली थोड़ी अलग सी लगती है। तो उसके फादर कहते हैं ऐसा कुछ नहीं है, तुम ज़्यादा सोच रही हो, शू एक अच्छी लड़की है। नेक्स्ट डे शू शो की रिकॉर्डिंग ख़त्म करती है। तभी शो का मेहमान उसकी बहुत तारीफ़ करता है और कहते तुम बहुत ज़्यादा मेहनती हो। शू बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है लेकिन उसे कॉल आता है शान की मदर का, जो उसे बुलाती है एक जगह पर। शू उसके बताए पते पर पहुंच जाती है जहाँ शान की मदर उसकी फेस से इंसल्ट करती है और कहती है तुम्हें घर खरीदने के बारे में कुछ नहीं पता। लेकिन वहाँ शान आ जाता है जो उसे कहते हैं माँ मैंने उसके लिए घर खरीद लिया है, मैं उसको सरप्राइज देना चाहता था शू को। ये कहकर वो शू को वहाँ से ले जाता है अपने साथ और उसे उस मुश्किल स्थिति से बचा भी लेता है। सीन शिफ्ट होता है जो शू और शान उनके प्लांट पे दिखाए जाते हैं जो कि उसे एक पौधे के बारे में बताता है जो पूरी जिंदगी में सिर्फ एक बार ही खिलता है। वो शू को एक तोहफा देता है और उसे कहता है कि उसके जीवन की परेशानियों को ख़त्म करने में उसकी मदद करेगा। पर शू कहती है वो अपनी लड़ाई खुद लड़ेगी। तो वो उसको कहती है कि मेरे को इतना प्यार करने के लिए आपका धन्यवाद। शू ये सोचती है कि वो इस प्यार के लायक है भी, उसने इतना कुछ झूठ बोल रखा है, इतना कुछ छुपा रखा है। अगले सीन में आंटी यू अपनी सहेलियों के साथ होती है जो अपने कुत्तों को ट्रेनिंग दे रही है। तभी यहाँ शू आती है। वो आंटी के लिए एक महंगा सा गिफ्ट लाई थी लेकिन आंटी उसको लेने से मना कर देती है। शान की मदर कहती है वो इतने सादे रंग नहीं डालती है और एक एक कुत्तों को खिलाने चली जाती है। उसकी सहेली बोलती है शू का टेस्ट किसी भी मामले में ठीक नहीं है, तुम शान की शादी की डेट फिक्स करने से पहले थोड़ा सोच विचार कर लो। अगले सीन में शू आंटी यू की घरेलू सहायिका सिस्टर हुई के साथ सुपरमार्केट में सामान खरीदने जाती है जहाँ पर सिस्टर शू की बहुत ज़्यादा तारीफ करती है। वो कहती है वो बहुत ही ज़्यादा दयालु है। साथ ही में वो बताती है कि शान के लिए पहले भी कोई रिश्ता आया था लेकिन उसकी मदर ने वो भी रिश्ता ठुकरा दिया था। तब शू समझ आती है कि अगर उसको शान से शादी करनी है तो उसकी मदर का और उसकी फ्रेंडों का दिल जीतना पड़ेगा। नेक्स्ट डे शू शान की मदर के साथ टेनिस खेलने जाती है और उसकी फ्रेंडें भी आई होती है पर उस बेचारे को खेलना नहीं आता इसलिए वह पानी देने लेने का काम करती रहती है। शान की मदर की फ्रेंडें उसकी तारीफ करती है कि लड़की समझदार लगती है और शान की मदर को बोलती है तुम ज्यादा मत सोचा करो। तभी वहाँ पर एक औरत आती है, सब उस औरत के आसपास घूमने लग पड़ते हैं। तब शू को पता चलता है ये औरत ब्लू फिरान कैपिटल की डायरेक्टर की और मिस्टर जांग की पत्नी है जो एक बहुत ही बड़ी कंपनी है। वो बहुत घमंडी औरत है। नेक्स्ट सीन में शू को पता चलता है कि सुक्षी को चीनी नृत्य करने का बहुत शौक है। वह अपनी जगह बनाने के लिए शू तुरंत वही डांस सीखना शुरू कर देती है। वो दिन रात बहुत मेहनत करती है जिसकी वजह से उस बेचारे के खुद हाथ दुखने शुरू हो जाते हैं। अभ्यास करते करते उसे काफ़ी दिन हो जाते हैं। एक दिन वो क्लास में जाती है या शू की मुलाकात सोशी से हो जाती है। वो उसकी डांस की तारीफ करती है। शू बताती है कि उसे ये डांस बचपन से बहुत पसंद है। सोशी बताती है कि वो इस डांस का कंपटीशन भी करवाती है या उसको इनवाइट करती है। तभी सुशी को एक कॉल आती है जिसमें वह अपने बच्चों के लिए राइन इंटरनेशनल स्कूल में एडमिशन की बात करती है। ये सारी बात शू सुन लेती है। शू नेक्स्ट डे अपने चैनल पे जाती है जब अपने डायरेक्टर से जाके बोलती है हम हमेशा डायरेक्टरों को ही इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं, इस बार क्यों ना हम मशहूर हस्तियों को बुलाए इंटरव्यू के लिए। उनकी लिस्ट में सबसे ऊपर नाम सुशी का होता है। वो डायरेक्टर से कहती है अगर मैं इसको लाने में सफल रही तो मुझे इस शो का होस्ट बना दीजिए। तो डायरेक्टर इस बात के लिए मान जाते हैं। दूसरी तरफ शो भी सुशी को शो में आने के लिए मना लेती है और उससे वादा करती है अगर वो शो में आई तो उसके बच्चों का एडमिशन वो स्कूल में करवा देगी। शू कहती है कि मैं उसके लिए प्रतियोगिता भी मुफ्त में होस्ट करूंगी।
शो का नया शो बहुत ही ज़्यादा हिट हो जाता है। उसमें सभी मेहमान आते हैं, जो उसमें आंटी यू और उसके स्कूल की सारी फ्रेंडें भी आती हैं। तब शो सबको दोस्त बना देती है, एक दूसरे से बात करवाती है। ऐसे ही उन सबके काम बन जाते हैं। शो के सफल होते ही डायरेक्टर खुश हो जाते हैं, उस शो का परमानेंट होस्ट बना देते हैं। वो अपने एक दोस्त की बहुत मदद करती है, क्योंकि उसके पिता अस्पताल में दाखिल होते हैं। सीन शिफ्ट होता है जहाँ शो पुरानी होस्ट के रूम में जाती है, जहाँ उनका झगड़ा हो जाता है। वो उसे ताना मारती है कि सब कुछ उसे रिच बॉयफ्रेंड की वजह से हासिल हुआ है। शो उसे करारा जवाब दे के कहती है कि सब कुछ उसकी मेहनत के कारण हुआ है। हमें रात का सीन दिखाया जाता है जब शो ऑफिस में अकेली काम कर रही होती है, तो वहाँ शान आता है। वो उससे होस्ट बनने की बधाई देता है। शान उसे एक गिफ्ट भी देता है, जो सुंदर मोतियों का हार था। साथ में शान कहता है, मुझे यकीन है तुम जो चाहोगी उसे हासिल कर लोगी। शो सोचती है कि सब कुछ तो उसकी योजना के अनुसार ही हो रहा है, लेकिन एक झूठ बोलने की वजह से उसे घुटन सी महसूस हो रही है। उसको लगता है वो शान को धोखा दे रही है। सीन शिफ्ट होता है जहाँ आंटी यू और सभी लोग टीवी पे खबरें देख रहे थे, जिसमें जू यान, जिसका असली नाम कायोन था, उसके पिता एक चैनल को इंटरव्यू दे रहे थे, जिसे देखकर शू थोड़ी परेशान हो जाती। नेक्स्ट सीन में हमें क्याउन दिखाई जाती है, जिसके साथ एक आदमी बदतमीजी करता है। वो उस आदमी को चांटा लगा देती है, पर यहाँ मामला उल्टा पड़ जाता है। वो आदमी उसकी थाने में रिपोर्ट कर देता है, उसे पुलिस स्टेशन लेके जाना पड़ता है। तब उसका फियांसे आके उसे जेल से निकलवाता है। तब उससे कुछ क्वेश्चन करता है, लेकिन वो कोई जवाब नहीं देती। जैसे ही वो घर पहुंचती है, बॉयफ्रेंड के माता पिता उसे ताने देने शुरू कर देते हैं कि तुम कैसी लड़की हो। वो लगातार उसकी बेइज्जती करते रहे और अपने बेटे की तारीफ करते रहे। इन सब बातों से परेशान आकर अपनी छोटी बहन के पास चली जाती है। वो अपनी छोटी बहन को देख के बहुत खुश थी, लेकिन वो उसे देख के सरप्राइज हो जाती है। तभी उसका फियांसे वहाँ आ जाता है, शान। वो उसके सामने कहती है कि ये तो मेरी दूर की कज़न है। शो उसे अकेले में ले जाती है और कहती है तुम मेरी रियल सिस्टर नहीं हो और अपना काम खुद करो, तुम्हें गांव वापस चले जाना चाहिए। ये बात सुन के क्याउन तो उसका मन ही टूट जाता है। नेक्स्ट सीन में शो को कॉल आता है, जो शान का था। तो उसको अपने प्लांट वाली जगह दिखाता है। वो उसे वही पेड़ पौधा दिखाता है जो पूरे जीवन में सिर्फ एक बार ही फूल खिलाता है। नेक्स्ट डे क्याउन का बॉयफ्रेंड उसे मैसेज करता है वापस आने के लिए, लेकिन वो उसे गुस्सा करके भगा देती है। तो उस बेचारे के पास कोई चारा नहीं होता। तो उसके माँ बाप के पास आ जाता है और उसे बताता है कि मेरा आपकी बेटी से रिश्ता टूट चुका है। तो वो उस बात सुन के हैरान हो जाते हैं। वो अपनी बेटी को कॉल लगाते हैं, पर उसकी बेटी फ़ोन नहीं उठाती है। तभी क्योंकि माता पिता डिसाइड करते हैं कि हम भी शहर चलेंगे, तो वो शहर में आ जाते हैं। वो आके दूसरी बेटी को कॉल लगाते हैं शहर में, पर वो भी फ़ोन नहीं उठाती। यहाँ शू अपनी होने वाली मदर इन लॉ को घुमा रही थी गार्डन में और उनसे बात कर रही होती है। तभी उसको आवाज़ सुनाई देती है कि उसके रियल फादर पीछे से उसको आवाज़ लगाते हैं। ये बात सुन के उसकी होने वाली मदर इन लॉ कहती है, अगर ये तुम्हारे माता पिता है तो ये कौन है? ये तुमने नकली के लाए है क्या? तुम कितनी घटिया हो। ये बात कहते हुए वो वहाँ से जाने लग पड़ती है, लेकिन हमें बाद में पता चलता है कि ये तो उसका सपना था। तो वो बोलती है क्या हुआ तुम्हें, क्या हुआ? तो कहती है कुछ नहीं। ऐसा कह के वो वहाँ से चले जाते हैं और कहते हैं अब हम रात को डिनर में मिलेंगे। तभी वहाँ शो के रियल मदर फादर आ जाते हैं। वो उसके फेक मदर फादर से पूछते तुम कौन हो? वो कहते हैं हम शादी की एजेंसी से हैं। तो वो ये कह के वहाँ से उसको पैसे ट्रांसफ़र करने को बोल के चले जाते हैं। तो उनके जाने के बाद तो शो के रियल मदर फादर बहुत ज़्यादा गुस्सा होते हैं। वो कहते तुम शादी कर रही हो, तुमने हमें बताया, ज़रूरी भी नहीं समझा। एक बेटी जो शादी तोड़ रही है और एक है जो शादी कर रही है। वो कहती है इसको से आपको क्या लेना देना है, आपने मुझको बचपन में ही छोड़ दिया था। शो के माता पिता क्याओ का एड्रेस मांगते हैं, वो जल्दी से दे देती है। तो उसके माता पिता उसके पास चले जाते हैं। तभी उसके माता पिता कहते हैं कि चलो गांव वापस चलो, यहाँ रहना इतनी बड़ी सिटी में अकेले ये तुम्हारे लिए सेफ नहीं है। क्यों बोलती है, पर उस लड़के के माँ बाप की बातें सुनने से अच्छा है कि मैं यहीं रहूं। क्यों के माँ बाप कहते हैं कि शू भी अब शादी कर रही है, तो हम पर हमें वो शादी में नहीं बुला रही है। ये बात सुन के उसकी बड़ी बहन तो चौंकी जाती है।
वो कहती है ऐसे कैसे नहीं बुलाएगी। वो सीधा उसके घर में चली जाती है, जहाँ उसको उसके नकली माँ बाप से पता चलता है कि वो तो फॉरेन में रहते हैं। तो वो जाके शू को घेर लेती है और कहती तुम तो कितनी झूठी हो, तुमने तो कि अपने माँ बाप को फॉरेन में पहुंचा दिया है। लेकिन शू यहाँ कहती है कि मैं शान से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। वो कहती है तो कि तुम पैसों के लिए कर रही हो या सच में उससे प्यार करती हो। शू से कहती है मेरे को दोनों चीज़ें चाहिए, पावर भी और प्यार भी। अगर मैं शान की मदर के सामने अपने फेक मदर फादर नहीं लेके आती तो वो कभी भी मेरे को एक्सेप्ट नहीं करते, इसलिए मेरे को ये नाटक करना पड़ा। पर क्याओ तो उसे ये बोल के चली जाती है कि अब मैं दोबारा कभी यहाँ नहीं आऊंगी। नेक्स्ट डे हमें यान ऑफिस में दिखाया जाता है, जहाँ उसकी नई एम्प्लॉय फंग लेई आती है। हमें पता चलता है कि ये दोनों बचपन से साथ बड़े हुए हैं। अब वो फॉरेन से पढ़ के यहाँ आई है, लेकिन उसे बातों बातों में यान बताता है कि उसकी अब शादी होने वाली है। ये बात सुन के उस बेचारी का तो दिल ही टूट जाता है। तो बोलता है मैं अपने फियांसे से तुम्हें कभी फिर मिलवाऊंगा। उन दोनों को बात करते हुए शू देख रही थी। उसको लगता है कि शायद फंग यान को लाइक करती है। सीन शिफ्ट होता है जब शादी वाला दिन आ जाता है, जब शू बहुत ही ज़्यादा खुश होती है और शान भी। वो दोनों शादी करते हैं और किस करते हैं। ये सब उसके लिए एक सपने जैसा था। पर यहाँ एक गेस्ट आए होते हैं जो शू को उसके पुराने नाम से जानते हैं। ये देख कर शू तो थोड़ी घबरा जाती है। वो बुजुर्ग लोग शू के नकली माता पिता से मिलते हैं और उनका झूठ जैसे सामने आने वाला होता है। गलती से ड्रिंक एक आदमी के कपड़ों पर गिर जाती है, तभी बात यही खत्म हो जाती है। ऐसे ही रात आ जाती है जहाँ पर फांग शान को अपनी एक फ़ोटो भेजती है, उसे पुल पे बुलाती है। वो उसकी शादी से बहुत ज़्यादा दुखी थी। वो उसको अपने प्यार का इजहार करती है, लेकिन वो उसको बोलता है मैं शादीशुदा हूँ और मैं अपनी वाइफ के साथ हमेशा लॉयल रहूँगा। ये सब कुछ दूर से शू देख रही होती है। उनकी बातों का जवाब सुनते ही शू को थोड़ी राहत मिलती है कि मेरा पति सिर्फ मेरा ही है। नेक्स्ट डे शू और यान हनीमून के लिए जाते हैं, जब फांग उनको फिर मिल जाती है। वो फिर से अपनी बकवास शुरू कर देती है, लेकिन शू को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो सीधा हनीमून पे चली जाती है। वो दोनों अच्छे से घूमते हैं, एंजॉय करते हैं और कुछ दिन के बाद वापस आ जाते हैं। तब उनको पता लगता है फांग उनकी कंपनी के एक आदमी को अपडेट कर रही है। फांग कहता है अब मैं दादी से मिलने जाऊंगा, मैंने कुछ दिन की छुट्टी ले ली है। वो मना नहीं कर पाती, वो दादी से मिलने चले जाते हैं गाँव में। रात को शू की दादी उसे बताती है कि उसके पापा के फेफड़ों में ट्यूमर है, अभी वो इतना खतरनाक नहीं है, इसलिए तुम्हें अपने फादर से एक बार जाके मिल लेना चाहिए। वो दरवाजे के नीचे से अपने फादर के लिए कुछ पैसे छोड़ जाती है, जो पैसे उनकी इलाज में अब काम आते। उसके फादर समझ जाते हैं कि उसकी बेटी ने ही पैसे दिए हैं। सीन शिफ्ट होता है जहाँ में कयून दिखाई जाती है, जो काम करते वक्त उसके ऊपर भारी सामान गिर जाता है, उस छोटी सी इंजरी हो जाती है। तभी उसकी फ्रेंड गायून उसे हॉस्पिटल लेके जाती है, जहाँ उसका चेकअप होता है। तो डॉक्टर से बातचीत करने पे उसे पता चलता है कि तो वही है जो उसे पहले लाइक किया करता था स्कूल टाइम में। सीन शिफ्ट होता है जब यान हाउचिन को यानी अपने छोटे भाई को स्कूल में लेने जाता है। वो हाउचिन को प्रॉमिस करता है कि आज का पूरा दिन वो उसको देगा। रात में वो दोनों फुटबॉल टीम बनाने का एक काल्पनिक खेल खेलते हैं। वो दोनों आपस में टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ शू भी उसका वेट कर रही होती है। वो उसे कॉल करती है, लेकिन वो कॉल नहीं उठाता है। शू बेचारी तो अकेला फील करती है। उसने अपने हाथ से खाना बनाया होता है। शू टेबल की तरफ देख रही होती है और अकेलापन फील करती है। दूसरी तरफ यान फांग को उसके घर ड्रॉप करने आया होता है, जहाँ पर उसको कुछ देता है। वो कहती है तो मेरा है, मुझे को इतने टाइम से मिल नहीं रहा था। वो उसको वापस करता है। वो खुशी खुशी उस चीज़ को लेके वापस चली जाती है। यहाँ हमें पता चलता है यान उसकी तरफ खुद चल के जा रहा है। सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट डे, जब फांग बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लेती है। जब यान उसे छोड़ने आता है, लेकिन फांग के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। वो इस टाइम का पूरा फ़ायदा उठाना चाहती थी, लेकिन यांग तो उसके साथ ऐसा कुछ नहीं करना चाहता था। तभी उसको फ़ोन बजता है, जो शूक फ़ोन कर रही थी। वो उसका फ़ोन फिर से काट देता है। तभी यान का दूसरी बार कॉल आता है, तो वो देखता है उसकी सेक्रेटरी का फ़ोन है। तो उसको पता लगता है फांग के फादर के साथ जो डील होनी थी वो डील अब हो चुकी है। तो वो फ़ोटो उस फांग को भी दिखाता है। फांग समझ आती है वो अच्छे होने का नाटक इतने दिन से मेरे साथ क्यों कर रहा था। तो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। फांग उससे भी पूछती है कि तुमने ये नाटक कॉन्ट्रैक्ट के लिए किया है। तो वो कोई जवाब नहीं देता। इसका मतलब होता है हाँ। यान वहाँ से जाने लगता है, लेकिन जैसे दरवाज़ा खोलता है, बाहर एक और लड़का खड़ा होता है। वो यहाँ फांग को संभालता है और फांग को एक पेन देता है, जिसमें सारी चीज़ें रिकॉर्ड थी कि यान ने उसके साथ कैसे कैसे टाइम पास करा है और शू के लिए क्या क्या बोला है। नेक्स्ट सीन में हमें यान दिखाया जाता है, जो रात को लेट घर आता है।
जहाँ शू उसका वेट करती है। वो उससे पूछती है कि आपने मेरा कॉल क्यों नहीं उठाया, लेकिन वो गुस्से में कहता है कि अगर कुछ बोलने वाली बात है तो बोल, अगर अननेसेसरी बात है तो मेरे को कुछ जानने में दिलचस्पी नहीं है। यान की ये सारी बातें सुन के शू तो थोड़ी शौक ही रह जाती है, पर वो बेचारी क्या कर सकती है। हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ शू हाउचिन को लेने जाती है, लेकिन वहाँ फांग आ जाती है जो उसको कहने लग पड़ती है कि तुम यहाँ क्यों आई हो। वो कहती क्यों मैं नहीं आ सकती, मैं भी तो उसकी मौसी हूँ। ये बात सुन के शू तो शौक रह जाती है। फांग अब सारी बात बताना शुरू कर देती है। वो कहती है हाउचेन यान का भाई नहीं है, उसका बेटा है। फांग बताती है कि लंदन में यान और उसकी बड़ी बहन, जो उसकी जुड़वा बहन थी, उसने उसके बच्चे को जन्म दिया और उसका कुछ टाइम के बाद एक्सीडेंट हो गया। तो बदनामी से बचने के लिए यान के फादर ने उसको अपना बेटा बना लिया। फांग यही नहीं रुकती, वो शू के दिल पर सबसे बड़ा वार कर देती है। वो कहती है हम तीनों एक ही खून के रिश्ते से जुड़े हैं, हाउचिन को मुझसे ज़्यादा कोई भी प्यार नहीं कर सकता। ये सारी बातें सुन के शू बेचारी के तो पैरों के नीचे से ज़मीन ही जैसे खिसक जाती है। उसे तो यकीन ही नहीं होता कि उसके साथ इतना बड़ा धोखा हो गया है। वो अपने आंसू छुपाने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन फांग अपनी बातों से उसको तीर ऐसे दिल में मारती है कि उसको यकीन ही नहीं होता। बेचारी शू को तो फ्लैशबैक की यादें आने लग पड़ते हैं कि कैसे यान उसकी हेल्प करता था और वो यान की हेल्प करती थी। उस शू को तो इन बातों का बिल्कुल भी यकीन नहीं होता है। हाउचिन को पिक करके घर ले जाती है, लेकिन जैसे हमें शाम का सीन दिखाया जाता है जहाँ यान ने खाने की तैयारी कर रखी थी, लेकिन शू वहाँ आके पूछती है। वो सीधा ही बात पूछ लेती है कि क्या हाउचिन उसका बेटा है। तब वो कहता है हाँ वो मेरा बेटा है। तो वो बेचारी कहती है कि तुमने मेरे को क्यों नहीं बताया। तो वो उल्टा उसी पर सारे दोष निकाल देता है कि तुम तो एक नंबर की फ्रॉड हो, तुमने तो जिन माँ बाप से हमें मिलवाया है वो सब के सब नकली हैं, तुम तो एक गांव से आई हो। वो ऐसी बातें बोलता है, लेकिन उसका एक ही क्वेश्चन होता है शो का कि तुमने ये बातें मेरे को पहले क्यों नहीं बताई। अब उसको गुस्सा आने लग पड़ता है यान को। यान बोलता है तुमने भी तो मेरा नाम यूज़ करा है अपना करियर बनाने के लिए। शो उससे बोलती है नहीं, तुम्हें अपने कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए मेरा यूज़ करा है। ये झूठ तुम मेरे को कब तक कहने वाले थे, क्या लाइफ टाइम कहने वाले थे। इस बात पे यान फिर से भड़क जाता है। वो जाता है कागज़ लेके आता है, इसमें सारे डॉक्यूमेंट्स शू के थे कि उसके मदर फादर कहाँ से है, वो किस गांव से बिलोंग करती है, उसकी सिस्टर कौन है। वो कहता है खुद तुमने इतने बड़े बड़े झूठ बोल रखे हैं और मेरे को सफाई दे रही हो कि झूठ मैंने बोला है। यान यहाँ दिल तोड़ने वाली बात कहता है शो को कि पता है मैंने तुमसे शादी क्यों करी है, ये सब कुछ जानते हुए भी, क्योंकि मैं चाहता था कि मैंने धोखा दिया है तो तुम भी एक धोखेबाज हो। अगर कोई इनोसेंट लड़की होती तो अपनी माँ को मैं क्या मुंह दिखाता कि मैंने एक लड़की की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। ये बात सुन के शू बेचारी का तो फिर से दिल टूट जाता है। लास्ट में शू यान से क्वेश्चन करती है क्या तुमने कभी मेरे से सच्चा प्यार किया है। यान तो बेशर्मों की तरह कहता है हाँ मैंने शुरू में तुमसे प्यार करा था, लेकिन जब मैं तुम्हारी सच्चाई जान गया उसके बाद मैंने तुमसे कभी प्यार नहीं करा। ये बात सुन के वो अपना फैसला ले लेती है कि मेरे को यहाँ से जाना ही बेहतर होगा। नेक्स्ट डे शू यान के मम्मी पापा के सामने खड़ी होती है सिर झुका के, जहाँ पर यान की माँ कहती है कि तुम्हें थोड़ी सी भी शर्म है जो तुमने उसके लिए किया है। उसको ताना मारती है, लेकिन वो कहती है कि मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ। यान के फादर कहते हैं कि तुमने हमारी इज्जत मिट्टी में मिला दी, जो यान का हुआ सो हुआ, हमारी कंपनी के सारे शेयर भी नीचे आ गए हैं। शू कहती है मोम डैड सॉरी, मैं पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर लेती हूँ। वो हर भुगतान करने के लिए तैयार है और वो चाहने से पहले कहती है जब तक तलाक नहीं हो जाता मैं सबको यही बोलूँगी कि नौकरी मैंने अपनी मर्जी से छोड़ी है क्योंकि मेरे को और काम करना है। शू माँ की तरफ देखकर बोलती है अगर हाउचेन आता है और मेरे बारे में पूछता है कि मैं कहाँ गई हूँ तो उसको बोलना मैं कुछ दिन के लिए बिजी हूँ और सॉरी बोल के वहाँ से जाने लग पड़ती है। शू और यान वकील के पास जाते हैं जो उन्हें बताता है अगर आप 30 दिन के बाद हाजिरी नहीं लगाई तो आपका डिवोर्स कैंसिल हो जाएगा अपने आप ही, इसलिए आपको 30 दिन के बाद यहाँ आना ही होगा। सीन शिफ्ट होता है यान की कंपनी का, जहाँ सारे बोर्ड के रूम में आए हुए थे। कंपनी के सारे डायरेक्टर
एक लंबे बेंच पे बैठे होते हैं जहाँ पर मीटिंग चल रही होती है। मीटिंग का मेन मकसद था डायरेक्टर में इंक्लूड किया जाए यान को कि नहीं। तभी वह वोटिंग शुरू होती है। 3 प्लस में जाते हैं वोट और 3 माइनस में, यानी कि एक वोट की ज़रूरत थी जो उसके फादर का वोट होता है। तभी हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जो यान के फादर 2 आदमी को बात करते हुए सुनते हैं कि देखो यान तो अभी डिवोर्स ले रहा है, अभी अभी तो उसकी शादी हुई थी, ये तो इंग्लैंड से पढ़ के आया है और ये पढ़ने में बहुत ज़्यादा नालायक था। अपने बेटे के लिए सारी बातें सुन के यान के फादर का तो मन ही बैठ जाता है और अपने बेटे के खिलाफ वोट दे देता है। इसका मतलब है अब उसको नहीं चुना जाएगा। यान का फादर उसे बिना देखे अपने कैबिन में चला जाता है, चाहे यान उसके पीछे पीछे आता है और उससे ये करने की वजह पूछता है कि आपने अपना वोट मेरे को क्यों नहीं दिया। यान का फादर गुस्से में बोलता है कि मैंने तुम्हें कितनी फ्रीडम दी, तुम्हें फॉरेन भेजा, तुमने 19 साल में बच्चा पैदा कर लिया, पता है हमारी ज़िंदगी में कितना बड़ा दाग लग सकता था। वो कहता है कि मेरा बेटा कोई दाग नहीं है। वो बोलता है वो तो तुम छोड़ो, लेकिन तुमने शू से शादी कर ली उसकी सच्चाई जानते हुए। अब तुम डिवोर्स ले रहे हो। तुम्हारे इन फैसलों की वजह से हमारी कंपनी पे कितना नुकसान हो रहा है। यहाँ यान कहता है शू मेरी लाइफ की एक मिस्टेक है, लेकिन उसका फादर उसकी कोई बात नहीं सुनता है। उसे पनिशमेंट के तौर पर दूर भेज देता है जहाँ पर एक ऑर्डर रुका हुआ था। उसके फादर ने बोला था जब तक ये काम पूरा नहीं होगा तुम्हें वापस नहीं आना है। यान हमें वही काम करता नजर आता है जो पूरे लगन से मेहनत कर रहा था ताकि वो जल्दी से प्रोजेक्ट खत्म कर सके और वापस चला जाए। नेक्स्ट सीन में शो कायून को कॉस्मेटिक सैंपल यूज करते देखती है। वो बोलती तुम इसका इस्तेमाल कर रही हो। वो बोलती मैं इसको फेंकना नहीं चाहती हूँ, इसलिए मैं इसका यूज कर। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है शो और कायून अपने फ्रेंड के घर आई हैं जो एक कंपटीशन हार चुकी है। वो एक फैशन डिजाइनर है। ये देख के शो को एक आइडिया आता है क्यों ना हम अपने एक बिजनेस खोल लें। तभी वो साथ में बैठ के बात करती है कि बिजनेस खोलने के लिए पहले इन्वेस्टमेंट चाहिए। तभी शो अपना क्रेडिट कार्ड आगे करती है। वो कहती है इसमें 15 लाख है। तभी एक और लड़की कहती है अगर पैसे डूब गए तो तुम्हारे सारे पैसे चले जाएंगे। वो कहती है कोई बात नहीं, कम से कम हम ट्राई तो करेंगे। यहाँ हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ कयून शू को एक गहरी सोच में देखकर पूछती है तुम क्या सोच रही हो। शू उसे अपनी फीलिंग्स बताती है कि उन लड़कियों को देख के मुझको मेरे दिन याद आ गए। माना मैंने गलत रास्ता अपनाया है, लेकिन मैं एक अच्छा जीवन जीना चाहती हूँ, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। इस बात में कायून उसकी हाँ में हाँ मिलाती है कि तुम सही कह रही हो, अच्छा जीवन जीने के लिए इंसान कुछ भी करता है। इन नेक्स्ट डे पे शिफ्ट होता है जहाँ हमें यान दिखाया जाता है। वो अपना काम बड़ी ईमानदारी से कर रहा है। वो सारे घपलेबाजों को पकड़ना चाहता है। हमें उसका असिस्टेंट दिखाया जाता है जो वहीं घूम रहा था। उसकी शक्ल देख के उसकी शक्ल पर चिंता साफ नजर आ रही थी, कहीं उसका ही इन घपलों के साथ कोई लेना देना तो नहीं था। कुछ टाइम के बाद यान कंस्ट्रक्शन साइट पर आता है, लेकिन कुछ गुंडे आकर उसे धमकाते हैं, उससे पैसे मांगने लग पड़ते हैं कि हमने तुम्हें पैसे दिए थे, हमारे पैसे वापस करो। लेकिन यान उसे कहता है वो हमारी कंपनी के साथ ही दूसरी कंपनी के साथ तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट था, उनसे जाके पैसे मांगो। लेकिन वो गुंडा कहता है आज तो मैं जा रहा हूँ पर नेक्स्ट टाइम मैं पैसे लेकर ही जाऊंगा। सीन शिफ्ट होता है जहाँ शू, उसकी बहन और उसकी सहेली मिलकर अपने कपड़े ऑनलाइन बेचती हैं। वो एडवर्टाइजमेंट करती हैं ताकि हमारे कपड़े अच्छे लगे लोगों को। नेक्स्ट डे असिस्टेंट ज्ञान के लिए खाना लेकर आता है और उसको मस्का मारने लग पड़ता है कि सर आप तो बहुत ज़्यादा अनुभवी है, आप तो बहुत जल्दी सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं। तो यहाँ से पूछता है कंपनी से प्रोजेक्ट रुका हुआ था, क्या उसका बजट पास हो गया है। यान हाँ में जवाब देता है। ये बात सुन के वो तो खुशी हो जाता है और जश्न मनाने लग पड़ता है। तभी शान शांति से कहता है मैंने नया असिस्टेंट रख लिया है, कल से वो आएगा। ये सुन के उस बेचारे का तो रंग ही उड़ जाता है मुंह का। असिस्टेंट गुस्से में खड़ा हो जाता है। वो बोलता है अगर मैं यहाँ से चला गया तो ये प्रोजेक्ट बेकार हो जाएगा। यान कहता है तुम यहाँ से अभी नहीं जा सकते हो जब तक घपलों का मामला सॉर्ट आउट नहीं हो जाता। यान उसके सामने सारे सबूत रख देता है। वो बताता है असिस्टेंट ने जानबूझकर एक खराब कंस्ट्रक्शन कंपनी को ठेका दिया है। उस कंपनी का मालिक जो पैसे लेकर भाग गया है, गैम्बलिंग स्टॉक खरीदने के बहाने असिस्टेंट के साले को रिश्वत देता है।
लास्ट में वो कहता है, अगर मैं तुम्हें भेजूँ जेल तो तुम्हें कम से कम भी 3 साल की सज़ा होगी। ये बात सुन के असिस्टेंट तो डर जाता है। यान उसे एक मौका देता है और बोलता है, इसके पीछे मास्टरमाइंड कौन है? अगर तुम मेरे को सबके नाम बता दो तो मैं तुम्हारे खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं करूँगा। नेक्स्ट सीन में हमें यान दिखाया जाता है जो अपने फादर को रिपोर्ट देने जाता है कि मैंने सब कुछ काम कर दिया है, जिन लोगों ने घपले करे हैं उन सबका नाम इन लिस्ट में है। तब उसका फादर पूछता है, ओके तब तुम्हारा तलाक कब तक हो जाएगा? तो वो कहता है नेक्स्ट मंथ तक हो जाएगा। उसका फादर कहता है, तब तक तुम शांत रहना, लोगों को ज़्यादा इसके बारे में पता नहीं लगना चाहिए। दूसरी तरफ हमें शू अपने फ्रेंडों के साथ दिखाई जाती है जो अपने कपड़ों के लिए शूटिंग कर रही होती है। तभी शू को यान का कॉल आता है, वो उसे अर्जेंट बुलाता है कि मेरे को ज़रूरी काम है। तब उसकी बहन देख लेती है कि उसका ही फ़ोन आया है। वो उससे आके पूछती है क्या प्रॉब्लम है। शू बताती है यान ने उसे अपने घर बुलाया है। तब उसकी बहन कहती है कि उसने तुम्हें पहले इतना परेशान कर रखा है, अभी तुम्हें और परेशान ना करे। तब शू कहती है, नहीं कुछ इम्पोर्टेंट काम ही होगा, अगर उसने मेरे को बुलाया है। तो कहती है ओके ध्यान से जाना। सीन शिफ्ट होता है जब शू यान के घर आती है। इसका ये घर पुराने घर से बिल्कुल डिफरेंट होता है, जहाँ इनकी कोई भी याद नहीं होती है। इसमें शू सीधा उससे डायरेक्ट पूछती है कि क्या प्रॉब्लम है, क्या हेल्प चाहिए मुझसे। यान कहता है, मैंने सुना है तुमने एक बिजनेस शुरू किया है जो अभी तक ठीक ठाक से ही चल रहा है, मैं उसमें इन्वेस्ट कर दूंगा अगर तुम मेरी हेल्प करो। शू उसे कहती है कि तुम्हें मेरी ज़रूरत है ना कि मुझे, तुम्हें क्या चाहिए तुम सीधा सीधा बोलो। यान उसे बताता है कि रूस के एक बड़े बिजनेसमैन यहाँ अपनी पत्नी के साथ आए हुए हैं, मुझे उनसे एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट चाहिए, लेकिन उसकी कुछ शर्तें हैं कि वो एक फैमिली मैन को ही कॉन्ट्रैक्ट देते हैं जिसका पीछे से फैमिली हो, पर हमारा तो डिवोर्स हो रहा है, क्या हम उनके सामने नाटक कर सकते हैं? शो कहती है तुम्हारा कितना प्रॉफिट होगा? यान कहता है 100 करोड़। तो वो कहती है ठीक है, मुझे को उसके बदले 10 लाख रुपए चाहिए। वो कहता है सिर्फ इतने कम, मैं तुम्हें 1 करोड़ दूंगा। तो शो कहती है नहीं, मैं सिर्फ अपनी एक्टिंग के ही पैसे लूंगी। यान शो को उनकी फोटो दिखाता है। सीन शिफ्ट होता है जब शो और यान उसी होटल में पहुंचते हैं जहाँ वो रूसी आदमी ठहरा होता है। ये यहाँ चीनियों वाले कपड़े डाल के आ जाते हैं कि जैसे ही अंदर जाते हैं लिफ्ट में पहले ही रूसी आदमी होता है, वो उसके साथ ऊपर आते हैं तो उसके रूम के बगल वाले कमरे में ही जाके रूम ले लेते हैं ताकि वो उनके पास रह सके। उनका ध्यान यान और शू पे जाता है जो उनको बहुत रोमांटिक कपल लगते हैं। वो उनको कहते हैं तुम कितने अच्छे लगते हो साथ में। सीन में हमें शू और यान उस रूसी आदमी के कमरे में दिखाए जाते हैं जहाँ वो चारों बैठ के मजाक कर रहे होते हैं। तो वो उसकी वाइफ एक केक खाती है जो उसको बहुत पसंद आता है। यान तब एक स्टोरी बना देता है कि सुबह हमारी थोड़ी सी लड़ाई हो गई थी, जब उसको मनाने के लिए मैं केक लाया हूँ। वो ये बात सुन के थोड़े इम्प्रेस हो जाते हैं। तभी रूसी आदमी उनको कहता है आउटडोर कैंपिंग म्यूजिक फेस्टिवल में हम लोग जा रहे हैं, आप भी हमें ज्वाइन करना। वो लोग उनको इनविटेशन देके चले जाते हैं। कमरे में आने के बाद शू और यान की एक्टिंग खत्म हो जाती है जहाँ पूरे कमरे में सन्नाटा होता है। शू अपना बैग खाली कर रही होती है, वो अपने कपड़े अलग से रखती है, अपना टूथपेस्ट साबुन सब कुछ अलग से रखती है। रात को वो दोनों रेडी होकर वही फेस्टिवल में पहुंच जाते हैं। शू और यान उस रूसी आदमी की फैमिली को ज्वाइन करते हैं जो साथ में बैठ के ड्रिंक करते हैं। वहाँ पर गेम स्टार्ट हो जाते हैं जहाँ पहले रूसी आदमी और उसकी वाइफ गेम खेलती हैं। वो बहुत ज़्यादा मज़े करते हैं। तभी बारी आती शू और यान की। उनको गेम दिया जाता है सेम डायरेक्शन पे सिर घुमाना है, जो गलत करेगा उसके मुंह पे पानी फेंक दिया जाएगा। जहाँ पर शू तो पूरे मज़े ले रही होती है उसके मुंह पे बार बार पानी फेंक के, तो एक बार यान भी उसके मुंह पे पानी फेंक देता है। वो दोनों सेम डायरेक्शन में ही सिर घुमाते हैं, लेकिन शू उसके मुंह पे फिर भी पानी फेंक देती है। तो वो बोलता है कोई बात नहीं। ये चीज़ देख के वो रूसी आदमी तो उससे इम्प्रेस ही हो जाता है कि फैमिली मैन है। पर उनकी ये चाल ज़्यादा टाइम तक नहीं चल पाती क्योंकि जासूस उनका पीछा कर रहा था। वो रूसी आदमी को अपना फ़ोन देके बताता है कि देखो ये तो अलग अलग सोते हैं। उस रूसी आदमी को पहले बहुत गुस्सा आता है। यान उसे अपनी सफाई देने की कोशिश करता है, लेकिन रूसी आदमी अपना सिर ऐसे घुमाता है कि वो इस बात से बहुत डिसअपॉइंटेड है। सीन शिफ्ट होता है जब सभी लोग एक डेकोरेटेड कमरे
में थे जहाँ पर बहुत ही रोमांटिक तरीके से कमरे को डेकोरेट किया गया था। ये वही सरप्राइज है जो यान ने शू के लिए प्रिपेयर किया था। वो सब कमरे को देख के चौंक जाते हैं क्योंकि बिस्तरे पर हथकड़ियाँ थी, कुछ रोमांटिक चीजें रखी हुई थी। लेकिन जो जासूस आया हुआ था उसको तो शर्म ही आ जाती है। शू यहाँ एक दाव चलती है और उस आदमी पर चीखती है कि तुमने हमारी प्राइवेट फोटो कैसे खींची, तुम हमारे कमरे में कैसे घुसे। वो आदमी तो वहाँ से भाग जाता है। रूसी फैमिली कहती है कि हमने आपके सरप्राइज में टांग अड़ा दी। तब शू और यान कहते हैं नहीं नहीं, हैप्पीनेस तो अपनी फैमिली के साथ ही बढ़ती है। यहाँ हमें पता चलता है शू और यान को पहले से ही शक था कि कोई उनकी जासूसी कर रहा है। सीन शिफ्ट होता है जब सब लोग डिनर कर रहे होते हैं। डिनर खत्म करने के बाद यान अपनी कुर्सी से उठता है, झुक के शू को माफ़ी मांगता है और उसे रिंग देता है और कहता है जो हो गया उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ, क्या तुम मुझको माफ़ करोगी। ये चीज़ सुन के शू के तो होश ही उड़ जाते हैं। वो बेचारी तो खड़ी हो जाती है पर उसे समझ नहीं आता अब मैं क्या करूँ। पर उसको हाँ बोलना पड़ता है, अगर वो ना बोलेगी तो उनका प्लान ही खराब हो जाएगा। अभी वो रूसी फैमिली उसको हाँ बोलने के लिए कहते हैं, वो हाँ बोल देती है तो वो खुशी खुशी उसको रिंग दिलवा देता है और बाद में उसको एक किस करता है। शू सोचती है ये तो प्लान में ही नहीं था, ये ऐसा क्यों हो रहा है, पर उसको एक्टिंग कंटिन्यू करनी पड़ती है ताकि कॉन्ट्रैक्ट यान को ही मिले। उन दोनों को रूसी फैमिली देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा हैप्पी कपल लग रहे थे। फिर वो डिनर ख़त्म करके बाहर आते हैं जहाँ वो रूसी आदमी यान को कहता है तुम एक बहुत अच्छे हस्बैंड हो और तुम्हारी वाइफ बहुत लकी है जिसको तुम मिले हो। यान उसका थैंक यू करता है। वो सब अपने अपने रूम में चले जाते हैं। यहाँ हमें वही जासूस दिखाया जा रहा है जो होटल में सामान ढोने वाले ट्रैली के बीच में फंसा होता है और कहीं जा रहा होता है। नेक्स्ट डे हमें रूसी आदमी की वाइफ दिखाई जाती है जो शू का हाथ पकड़ के उसे बोलती है तुम्हारे हस्बैंड तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, हमेशा उसके साथ ही रहना, मुझे तुमसे मिलके बहुत ही अच्छा लगा है। रूसी आदमी जाते जाते यान को कहता है मैं तुम्हारी कंपनी के साथ कोलैब करूँगा, हम जल्दी ही मिलेंगे। ये कह के वो गाड़ी में बैठ के वहाँ से चले जाते हैं। शू और यान उनको बाय कर रहे होते हैं। यान बहुत ही ज़्यादा खुश होता है, वो शू का हाथ पकड़ लेता है लेकिन शू अपना हाथ पीछे खींच लेती है जिससे हमें पता चलता है अब उनकी एक्टिंग ख़त्म हो चुकी है। नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।